हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सो बच्चे, लेट अस रिकनेक्ट। और आज अपन बात करेंगे डायफ्रैक्शन की। लास्ट लेक्चर में अपन ने बात की थिन फिल्म इंटरफेरेंस, और बात को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा टॉपिक है डायफ्रैक्शन। बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं बच्चे। सो लेट अस सी दिस डायफ्रैक्शन। तो आज का अपना टॉपिक है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट diffraction. So let's try to understand what is diffraction. इंटरफेरेंस की बात अपन कर चुके हैं, बात कर रहे हैं बच्चे डायफ्रैक्शन की। तो डायफ्रैक्शन का मतलब होता है the phenomenon of bending of waves. So phenomenon of bending of waves, that's most important point. While passing through an opening or round the corners of an obstacle, राउंड दी कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। बच्चे बिल्कुल प्यार से और आराम से बात कर रहे हैं डायफ्रैक्शन की। डायफ्रैक्शन कहते ही दिमाग में क्या आएगा बच्चे? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव्स व्हाइल पासिंग थ्रू एन ओपनिंग और राउंड दी कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ऑब्स्टेकल, राइट? तो ये वेव्स जब पास होती हैं तो या तो रास्ते में ओपनिंग्स होंगी या ऑब्स्टेकल्स होंगे, तो वो जो बेंडिंग होती है, सो दैट बेंडिंग इज कॉल्ड डायफ्रैक्शन। सो डायफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ वेव्स। सेकेंड पॉइंट, दिस बेंडिंग इज significant if size of obstacle oblique opening is comparable to wavelength। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और ओपनिंग, इसको मैंने बच्चे डी कह दिया, और वेवलेंथ लैम्डा। तो ये जो बेंडिंग है ये सिग्निफिकेंट होती है किस कंडीशन में? व्हेन डी इज कंपेरेबल टू वेवलेंथ। ओके, सो अगर सिचुएशन ऐसी है डी इज ग्रेटर देन वेवलेंथ, डायफ्रैक्शन कैन बी इग्नोर्ड, बेंडिंग कैन बी ignored, बेंडिंग कैन बी इग्नोर्ड। सो डायफ्रैक्शन कहते हैं दिमाग में क्या है? द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव्स व्हाइल पासिंग थ्रू एन ओपनिंग एंड राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। डायफ्रैक्शन अपने को साउंड में भी मिलेगा, डायफ्रैक्शन अपने को लाइट में भी मिलता है। सो दैट्स द फोर्थ पॉइंट। डायफ्रैक्शन is observed in light as well as sound, is observed in light as well as sound, दोनों में ऑब्जर्व होता है। डायफ्रैक्शन is observed in light as well as sound, दोनों में ऑब्जर्व होता है। दैट्स इंपॉर्टेंट। साउंड वेव्स भी डायफ्रैक्ट होती हैं, लाइट वेव्स भी डायफ्रैक्ट होती हैं, बट साउंड में डायफ्रैक्शन इज कॉमन, लाइट में इट इज नॉट वेरी कॉमन। रीजन बहुत सिंपल है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। सो दैट्स अ फिफ्थ पॉइंट। डायफ्रैक्शन is very common in sound
but rare in light. So light में it is not that common, sound में common है. वजह जो लॉजिक है वो बहुत सिंपल है. लाइट की वेवलेंथ इज एक्सट्रीमली स्मॉल, लैम्डा इज वेरी वेरी स्मॉल. तो इस रूम में इस वक्त ऐसा कोई ओपनिंग और ऑब्स्टेकल नहीं है या डे टू डे लाइफ में जो कि लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर के हो. जहां पर भी ऐसी सिचुएशन होती है वी कम अक्रॉस डायफ्रैक्शन. साउंड का डायफ्रैक्शन बहुत ही कॉमन है. आप देखते हैं घर में अगर एक रूम में मम्मी पापा बात कर रहे हैं तो दूसरे रूम में सुनाई देता है, राइट. तो हम बातों को सुन पाते हैं अलग अलग रूम में, लेकिन ऐसा नहीं होता कि एक रूम में अपन लाइट जला दें तो बाकी सब कमरे में लाइट हो जाए. सो डायफ्रैक्शन इज नॉट वेरी कॉमन इन लाइट बट इट इज वेरी कॉमन इन साउंड. लॉजिक इज वेरी सिंपल. जो बेंडिंग है वो सिग्निफिकेंट कब होती है? जब डी का यानी साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और ओपनिंग वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा. और अगर ये ज्यादा हुआ तो इट कैन बी इग्नोर्ड, इट विल नॉट बी सिग्निफिकेंट. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे. ओके, सो वेवलेंथ इज द क्राइटेरिया. ओके, अब आप यहां पे देखो. सो आई टॉक अबाउट दिस 6th पॉइंट. सो विद रिस्पेक्ट टू लाइट अगर मैं बात करूं तो मैं सिचुएशन ले रहा हूं. सो आई टेक केस 1. ये दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज स्क्रीन और यहां पर मैंने ले लिया ये लाइट है. सो दीज आर द रेज या फिर वेव फ्रंट अपने को पता है. वी कैन टॉक अबाउट लाइट प्रोपोगेशन इन टर्म्स ऑफ रेज और वेव फ्रंट. तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से चलूं सो दिस विल बी योर इल्यूमिनेटेड पार्ट. ये आप देख रहे हैं दिस इज ओपनिंग. तो अपन ने ले लिया ओपनिंग, ले ली ओपनिंग, राइट. तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से दिस इज इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ स्क्रीन. सो दिस इज स्क्रीन. और ये जो आप देख रहे हैं जहां पे कोई लाइट नहीं होगी उसको ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, शॉर्ट में GS. तो आप देख रहे हैं ये GS हो जाएगा, ज्योमेट्रिकल शैडो. ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से जहां लाइट नहीं पहुंचेगी, ज्योमेट्रिकल शैडो. अब क्या होगा बच्चे यहां पर? डायफ्रैक्शन का मतलब जब लाइट ओपनिंग से पास होगी तो ये ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में बेंड हो जाएगी. इसी बेंडिंग को डायफ्रैक्शन कहते हैं. सो लाइट will bend into geometrical shadow region. तो इसी बेंडिंग को डायफ्रैक्शन कहते हैं. बहुत सिंपल है बच्चे. लाइट जब किसी ओपनिंग या किसी ऑब्स्टेकल से पास होगी तो वो जो बेंडिंग होगी ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में उसको डायफ्रैक्शन कहते हैं. लाइट का वहां पाया जाना जहां पर ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के हिसाब से नहीं होना चाहिए. ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन का मतलब अगर मैं रे ऑप्टिक्स की बात करूं तो ये लाइट स्ट्रेट जाएगी. सिर्फ स्क्रीन का इतना ही पार्ट क्या होगा बच्चे? इल्यूमिनेट होगा. बाकी ये जो स्क्रीन का पार्ट है शैडो पार्ट होगा, ज्योमेट्रिकल शैडो, राइट. लेकिन अगर ये ओपनिंग वेवलेंथ के कंपेरेबल हुई तो ये लाइट उस रीजन में बेंड कर जाएंगे और इसी बेंडिंग को अपन डायफ्रैक्शन कहते हैं. इट्स सिंपल बच्चे, डायफ्रैक्शन. साउंड में भी ऑब्जर्व होता है, लाइट में भी ऑब्जर्व होता है. साउंड में इट इज वेरी कॉमन क्योंकि लाइट की साउंड की वेवलेंथ जो है वो जो डे टू डे साइज में जो ऑब्जेक्ट है अपने चारों तरफ उनके ऑर्डर का है, राइट. ओके, आप देख रहे होंगे कई बार जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूं तो बाहर से कई सारी आवाजें आती हैं. कोई सब्जी वाला यहां से निकल जाता है, कोई अभी शायद आपको सब्जी वाले की आवाज आ रही है. क्यों आ रही है सब्जी वाले की आवाज? बाहर से डायफ्रैक्शन, बेंडिंग. हालांकि ये रूम बंद है बट इसमें थोड़ी सी ओपनिंग है, देयर आर सम गैप्स. तो आप देखते हैं कई बार बाहर की आवाजें आ जाती हैं. कोई गाड़ी यहां से निकल गई, हॉर्न की आवाज आ जाती है. तो ये सब जो आप देख रहे हैं दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ डायफ्रैक्शन, राइट बच्चे. तो दिस इज वन एंड आई पुट केस 2. केस 2 में अपन ने ले लिया ऑब्स्टेकल, ले लिया
ऑब्स्टकल ले लिया, ये मैंने सोर्स ले लिया S और ये ऑब्स्टकल ले लिया, साइज इज D एंड दिस इज आवर स्क्रीन। अगर मैं वेव ऑप्टिक्स के हिसाब से चलूं तो आप देखेंगे बच्चे ये रहा, सो दिस सॉरी रे ऑप्टिक्स। तो ये जो आप देख रहे हैं दिस इज ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, इस वाले हिस्से में लाइट नहीं पहुंचेगी, सो दिस इज ऑब्स्टकल, दिस इज ऑब्स्टकल। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज इल्यूमिनेटेड पार्ट, IP इल्यूमिनेटेड पार्ट, राइट बच्चे। तो ये तो हो गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। अगर ये D वेवलेंथ के कंपेरेबल हुआ तो जो बेंडिंग होगी वो सिग्निफिकेंट होगी, बेंडिंग विल बी सिग्निफिकेंट। तो ये जो लाइट है, लाइट वेव्स आप देख रहे हैं, दीज आर योर वेव फ्रंट, लाइट वेव्स जब यहां से पास होंगी, इसके पास से आप देख रहे हैं, तो दे विल बेंड इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन। बेंडिंग ऑफ लाइट इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, जब वो किसी ओपनिंग से पास हो या किसी ऑब्स्टकल से पास हो तो उसे बच्चे डायफ्रैक्शन कहते हैं। डायफ्रैक्शन कहते दिमाग में आएगा बेंडिंग ऑफ वेव्स व्हाइल पासिंग थ्रू ओपनिंग और राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टकल, राइट बच्चे। ओके, सो बेंडिंग सिग्निफिकेंट कब है? जब ऑब्स्टकल और ओपनिंग का साइज वेवलेंथ के कंपेरेबल होगा। साउंड में भी ऑब्जर्व होता है, लाइट में भी ऑब्जर्व होता है। लाइट में इट इज नॉट दैट कॉमन और साउंड में इट इज वेरी वेरी कॉमन। लाइट में कॉमन ना होने की वजह है वेवलेंथ ऑफ लाइट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, राइट बच्चे। सो दिस इज योर डायफ्रैक्शन। ओके, मूविंग अहेड और बात करते हैं बच्चे अपन नेक्स्ट पॉइंट की, और यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डायफ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के डायफ्रैक्शन। अपना सिलेबस बहुत ही लिमिटेड है, सो वी हैव टू कैटेगरीज ऑफ डायफ्रैक्शन। वन इज योर फ्रेनेल डायफ्रैक्शन, फ्रेनेल, एंड द अदर इज द फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, फ्रेनेल डायफ्रैक्शन, फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, ये दो तरीके के। अपने सिलेबस में फ्रॉनहोफर है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बहुत सिंपल है। इसमें सोर्स, जैसे ये यहां पर दिस इज योर फ्रेनेल कैटेगरी ऑफ डायफ्रैक्शन, और वो जो पिछला मैंने बनाया था बच्चे दैट वाज फ्रॉनहोफर। फ्रेनेल का मतलब ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टकल ऑब्लिक ओपनिंग is finite, is finite, is finite, right। और यहां पर देखें ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस इज इनफाइनाइट। इसका मतलब सोर्स बहुत दूर है, सोर्स इज एट अ ग्रेट डिस्टेंस। इसका मतलब जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा वो प्लेन होगा। सो दैट सिंपली मीन्स, इसको अपन ऐसा कह सकते हैं, दैट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट विल बी प्लेन। यहां पे डिस्टेंस फाइनाइट होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और अपने को पता है जब सोर्स इंफिनिटी पे होता है तो रेज पैरेलल होती हैं या वेव फ्रंट आपके पैरेलल प्लेन वेव फ्रंट हो जाते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब आप देखो, सपोज आई टेक दिस ओपनिंग और ये मैंने सोर्स ले लिया और ये स्क्रीन है। अभी अगर मैं देखूं तो दिस इज फ्रेनेल कैटेगरी ऑफ डायफ्रैक्शन। लेकिन मैं एक काम कर सकता हूं, यहां पे आई कैन पुट अ लेंस और ये रहा। अब आप देखेंगे ये पैरेलल हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं, अब ये वेव फ्रंट आपके पैरेलल हो गए। यहाँ पे स्फेरिकल प्लेन वेव फ्रंट थे, तो अगर लेंस लगा करके अब आप देखें ये जो ओपनिंग है बच्चे,
अब आप ये मत देखना दिस इज ओपनिंग और सोर्स फाइनाइट है, बीच में लेंस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज जब भी ओपनिंग और ऑब्स्टिकल पे प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होंगे दैट विल बी फ्रॉनहोफर कैटेगरी ऑफ डायफ्रैक्शन। तो बाय पुटिंग लेंस हमने इसकी कैटेगरी चेंज कर दी। लेंस को इस तरीके से रखेंगे कि ये सोर्स इसके फोकल लेंथ पे आ जाए, तो रिफ्रैक्शन के बाद जो वेव फ्रंट होगा वो प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। तो वी हैव अ वेरी सिंपल सिलेबस। बात कर रहे हैं बच्चे डायफ्रैक्शन की। डायफ्रैक्शन कहते हैं दिमाग में क्या आएगा? phenomenon of bending of waves while passing through an opening or obstacle, उसी को अपन बोलते हैं डायफ्रैक्शन। सिग्निफिकेंट होगा अगर साइज ऑब्स्टिकल और ओपनिंग की कंपेरेबल होगी एंड साउंड और लाइट दोनों में ऑब्जर्व होता है। अभी अभी अपन ने देखा डायफ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं। डायफ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, फ्रेनेल एंड फ्रॉनहोफर। राइट बच्चे, अपने सिलेबस में फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन है। तो एक ही सिचुएशन है जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एंड नाउ वी टॉक अबाउट सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। राइट बच्चे, सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन यही अपने सिलेबस में है। ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मैंने सिंगल स्लिट ले ली, सो वी हैव अ सिंगल स्लिट और डायग्राम बच्चे बड़ा ले रहे हैं। एंड वी हैव ये रहा, सो वी हैव प्लेन वेव फ्रंट और ये अपन ने स्क्रीन ले ली बच्चे जहां पर अपन ऑब्जर्व करेंगे। सो दिस इज ए बी इज द ओपनिंग और ये कैपिटल डी अपन ने इसे कह दिया एंड दिस वी पुट इट स्मॉल डी। ठीक है, सो ए बी इज ओपनिंग plane wave front. Obviously the category of diffraction is Fraunhofer, plane wave front incident हो रहे हैं। तो ये स्क्रीन का सेंटर पॉइंट है और बहुत ज़्यादा डिटेल में बच्चे अपन नहीं जा पाएंगे बिकॉज ऑफ आवर लिमिटेशन। दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्क्रीन। अब आप देखो यहाँ पर ये जो वेव फ्रंट यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये मैंने कलर चेंज कर दिया। अब इस वेव फ्रंट के जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे वो सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे, सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगे। यही है हाइजेंस वेव थ्योरी। हाइजेंस वेव थ्योरी यही कहती है कि वेव फ्रंट के जो डिफरेंट पार्ट होते हैं दे एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो ये वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ, ये वाला पार्ट ब्लॉक हो जाएगा, दिस पार्ट विल बी ब्लॉक्ड। ये जो ओपनिंग में है तो आप देख सकते हैं डिफरेंट पॉइंट will act as secondary source of disturbance, right? और अगर मैं किसी P पॉइंट पे बात करता हूं तो ये जो डिस्टर्बेंस होंगे वो हर पॉइंट से पहुंचेंगे। फ्रॉम एवरी पॉइंट द डिस्टर्बेंस विल रीच, फ्रॉम एवरी पॉइंट, एवरी पॉइंट। तो ए बी ओपनिंग है एंड ध्यान ये देना है एवरी पार्ट ऑफ वेव फ्रंट विल एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। तो अब आप एक चीज मुझे दिख रही है, डायफ्रैक्शन इज बेसिकली अ सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स, इंटरफेरेंस इज अ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। तो बहुत सारे, सो ये बहुत सारे सोर्सेज हो गए। सो डायफ्रैक्शन इज बेसिकली a multi-source phenomenon, multi-source phenomenon. It is a multi-source phenomenon, right? So it is a multi-source phenomenon.
It is a multi-source phenomenon. Diffraction is a multi-source phenomenon. Every part of wavefront will act as secondary source of disturbance. तो बच्चे यही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप देख रहे हैं. So these are your secondary source. बहुत सारे points. Every part of wavefront. So it's a multi-source phenomenon. Interference क्या हो गया बच्चे? Two source phenomenon. So that's one thing. दूसरा, ये जो diffraction है, this is based on again principle of conservation of energy, and second principle of the superposition of waves. शॉर्ट में मैंने लिख दिया POS. ये दो प्रिंसिपल इन्वॉल्व हैं. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये बहुत कुछ इंटरफेरेंस से मिलना जुलता हो गया. सो इट इज बेसिकली superposition of waves which will be many, superposition of waves coming from different part of wave front. ये बच्चे डायफ्रैक्शन कहते हैं. ये सारी बातें दिमाग में फ्लैश करनी चाहिए. सो डायफ्रैक्शन बेसिकली वही हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. डायफ्रैक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. डायफ्रैक्शन कहते ही दिमाग में आया रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. इंटरफेरेंस में भी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, डायफ्रैक्शन में भी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा. डायफ्रैक्शन इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. एक फर्क क्या है बच्चे? फर्क ये है कि इंटरफेरेंस इज अ टू सोर्स फिनोमेनन. दो वेव्स का सुपरपोजिशन है. डायफ्रैक्शन क्या है? इट इज सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ वेव फ्रंट. एवरी पार्ट ऑफ वेव फ्रंट विल एक्ट एज secondary source of disturbance, right? So it is a multi source phenomenon, right बच्चे? अब अपन बहुत ज्यादा मैथ्स में नहीं जा पाएंगे. ये दो रिजल्ट हैं जो अपने को ध्यान रखना है. एक तो है बच्चे कंडीशन ऑफ मिनिमा यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. कंडीशन ऑफ, एंड दिस इज d sin theta is equal to n lambda. d sin थीटा. थीटा क्या है आप देख रहे हैं, ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है. स्लाइड ये रहे, दिस इज थीटा, d sin थीटा. और ये अपने को पता है दिस इज d. ओपनिंग का साइज क्या ले रहे हैं अपन? d ले रहे हैं. d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. उल्टा हो गया है. इंटरफेरेंस में d sin थीटा was condition of maxima. So n can be 0, 1, 2, 3 and so on. So this is condition of. तो जीरो ऑर्डर का मिनिमा नहीं होगा बच्चे. So it will be 1, 2, 3 and so on. n यानी ऑर्डर ऑफ मिनिमा. तो n is equal to 1 will give you. So n is basically order of minima. Order of minima. राइट बच्चे? ओके. सो कंडीशन ऑफ मिनिमा d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. ओके. दूसरा ये है अपने पास कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. कंडीशन ऑफ मैक्सिमा. सो इट इज d sin थीटा इज इक्वल टू 2n -1 लैम्डा बाई 2. बच्चे उल्टा हो गया, बस आप ऐसे याद रख लें. इंटरफेरेंस में YDSC में d sin थीटा इज इक्वल टू 2n -1. दिस वाज कंडीशन फॉर मिनिमा. यहां उल्टा हो गया, राइट? सो
दिस इज इंपॉर्टेंट, डी साइन थीटा। राइट बच्चे, अगर मैं यहां पे n की वैल्यू देखूं तो ये जो आप देख रहे हैं दिस O is basically central maxima, so this O will be central maxima, so this is center point of the screen। यहां पे सारी वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, यहां पर सारी वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगी, सो O is the central maxima। और इंटरफेरेंस पैटर्न कैसा आता है बच्चे? इंटरफेरेंस पैटर्न अगेन, और जैसे डायफ्रैक्शन पैटर्न की बात कर रहे थे तो इंटरफेरेंस पैटर्न और डायफ्रैक्शन पैटर्न सिमिलर होंगे, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स। लेकिन यहां पे एक डिफरेंस आ जाता है, तो ये रिजल्ट अपने को याद रखना है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड दिस इज कंडीशन फॉर मिनिमा। राइट बच्चे, ओके। अब आप देखो यहां पर एक चीज, यहां पे अपन +1 भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइट, वी कैन यूज +1 ऑल्सो। एंड ध्यान ये देना है कि जो पहला मिनिमा है वहां पे वेवलेंथ लैम्डा होगा, जो फर्स्ट मैक्सिमा होगा वो यहां पर ध्यान दे बच्चे, तो इसलिए बेटर होगा ये वी टेक प्लस। तो इसमें अगर n = अपन 1 लेंगे, n = 1 लेंगे तो दैट विल गिव मी फर्स्ट मैक्सिमा। इस चीज का ध्यान रखना है। n = 2 विल गिव मी सेकेंड मैक्सिमा। तो इसलिए अपन ये प्लस माइनस भी ले सकते हैं, बट उसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि n = जैसे यहां पे 1 लिया तो वहां पे माइनस लेने पे n = 2 विल रिप्रेजेंट द फर्स्ट मैक्सिमा। सो लेट्स नॉट कंफ्यूज। तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड कंडीशन फॉर मिनिमा। और ये यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, और जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो कुछ इस तरीके से होगा। आप देखेंगे सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जैसे जैसे आप इधर आएंगे इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी। दिस इज द डिफरेंस, इंटरफेरेंस पैटर्न इस तरीके का होगा। सो आप देख रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम है। राइट बच्चे, सेंट्रल मैक्सिमम। तो ये रिजल्ट्स हैं, इनको मैंने डिराइव नहीं किया है। एक बात मुझे दिख रही है, ओ पे सारी वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी, ओ पॉइंट पे, क्योंकि पार्ट डिफरेंस इज 0। आप कोई भी वेव्स लेते हैं तो वी सी दैट पार्ट डिफरेंस इज 0। तो पार्ट डिफरेंस 0 है, तो यहां पे O पे वेव्स कैसे मिलेंगे? कंस्ट्रक्टिवली। सो O विल बी सेंट्रल मैक्सिमा। और इंटेंसिटी आप देख रहे हैं यहां पे सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम है, एंड इट इज डिक्रीजिंग रैपिडली। इट इज डिक्रीजिंग रैपिडली। राइट बच्चे, ओके। बात को आगे बढ़ाते हैं। इतनी सी ही थ्योरी है, और ये जो मैंने आपको बताया कंडीशन फॉर minima d sin theta is equal to n lambda, n can be 1 2 3, so that becomes order of minima। और condition for maxima is d sin theta is equal to odd multiple of lambda by 2। थोड़ा सा ध्यान रखें, 2n + 1, तो n = 1 लिखेंगे तो अपने को फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा। सो बात बच्चे आगे करते हैं। सो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न की बात हो गई। सो सॉरी, डायफ्रैक्शन पैटर्न will consist of alternate bright and dark bands। यही चीज इंटरफेरेंस में था। इंटेंसिटी of central maxima is maximum and decreases rapidly as we move away। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, इज मैक्सिमम, एंड डिक्रीजेस रैपिडली
as we move away. तो इनफैक्ट अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं बच्चे, दिस इज O पॉइंट, सो वी कैन मेक इट लाइक दिस. तो आप देख रहे हैं डिक्रीजेस रैपिडली. अगर मैं यहां पे कह रहा हूं दिस इज O, यहां पे आप देखेंगे पहला मिनिमा है. सो अगर मैं इधर थीटा की वैल्यू लूं तो आप देखेंगे d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा. तो इधर मैं थीटा की वैल्यू ले रहा हूं, तो अपन लिख सकते हैं बच्चे दिस इज फर्स्ट मिनिमा. यहां इंटेंसिटी I नॉट, यहां पे आप देख रहे हैं, और ये जो फर्स्ट मैक्सिमा है, फर्स्ट मैक्सिमा पे जो इंटेंसिटी होगी इट इज I नॉट बाई 22. आप देखें अप्रोक्सीमेटली कितना कम हो गया बच्चे, अप्रोक्सीमेटली 4%, 5%, 4 से 5% के बीच में फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी कितनी कम हो गई, इट ड्रॉप्ड, राइट. अगर मैं बात करूं बच्चे थीटा की वैल्यू, थीटा अगर मैं इधर ले रहा हूं तो आप देखेंगे फर्स्ट मैक्सिमा, दिस इज फर्स्ट मिनिमा. फर्स्ट मिनिमा का मतलब हो जाएगा लैम्डा बाई डी. सेकेंड मिनिमा का मतलब हो जाएगा 2 लैम्डा बाई डी. और सिमिलर सिचुएशन रिपीट होगी लैम्डा बाई डी, एंड दिस इज 2 लैम्डा बाई डी. दिस इज द ग्राफ, दिस इज द बेसिक डिफरेंस. इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती थी, यहां पर सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम नहीं होगी. ये बच्चे याद रहे तो ठीक है, नहीं तो जरूरत नहीं है. ठीक है, अपने को ध्यान रखना है इंटेंसिटी डिक्रीजेस रैपिडली एज वी मूव अवे. इंटरफेरेंस पैटर्न, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स. ये बच्चे इतना आपको ध्यान रखना है. डायफ्रैक्शन क्वेश्चंस ऑलमोस्ट फिक्स टाइप के हैं, उनको थोड़ा सा देख लें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. पहला क्वेश्चन अपन यहां पे जो ले रहे हैं, लाइक फाइंड द width of central maxima. Find the width of central maxima. Find the width of central maxima. ये क्वेश्चन बच्चे बहुत कॉमन. तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है. अब आप देखो ये रहा आपके पास ऑब्स्टेकल, दैट इज ये अपन ने ले लिया, दिस इज स्क्रीन का सेंटर पॉइंट एंड दिस इज ऑफ कोर्स डी. तो अपने को ये निकालना है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकालनी है. तो लेट अस फाइंड आउट एंगुलर पोजीशंस. ये पहला मिनिमा है, ये इधर और ये इधर, दिस इज थीटा एंड दिस विल बी आल्सो थीटा बाय सिमेट्री. ये पहला मिनिमा और इधर पहला मिनिमा ले रहे हैं. तो अगर इसे अपन y कहते हैं और ये कैपिटल D है, तो आप देख रहे हैं फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. इसको लिख सकते हैं d थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. इसको लिख सकते हैं d tan थीटा इज इक्वल टू लैम्डा. अपने को पता है sin थीटा अप्रोक्सीमेटली tan थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन. tan की बात आई तो बच्चे आप लिखेंगे dy बाई कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा. y की वैल्यू आ गई d लैम्डा बाई d, d लैम्डा बाई d. ये y की वैल्यू आ गई. ये आप देख रहे हैं बच्चे, दिस इज आवर सेंट्रल मैक्सिमा. इसकी विड्थ, अब इसकी विड्थ आपसे दो तरीके से पूछी जाएगी. या तो आपसे एंगुलर विड्थ पूछी जाएगी. तो अगर मैं बात करूं एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ विल बी 2 थीटा. देख रहे हैं बच्चे, सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ 2 थीटा. तो ये हो जाएगा ट्वाइस, आप देख रहे हैं थीटा की वैल्यू लैम्डा बाई डी. या लीनियर विड्थ या सिंपल विड्थ, व्हेन आई से विड्थ मींस लीनियर विड्थ, इट विल बी 2y. ये O पॉइंट है, y ऊपर y नीचे, सो बाय सिमेट्री इट विल बी सेम. सो दिस विल बी ट्वाइस d लैम्डा बाई d.
सदियों से बच्चे यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता रहा है, फाइंड द विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, राइट। तो या तो लीनियर विड्थ पूछी जाएगी या एंगुलर विड्थ पूछी जाएगी। और एक चीज ध्यान दें, ए डायफ्रैक्शन पैटर्न इज सिमेट्रिकल अबाउट सेंट्रल मैक्सिमा, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चे। डायफ्रैक्शन पैटर्न इज सिमेट्रिकल and it is symmetrical about central maxima. Central maxima interference में भी यही था, interference pattern was symmetrical about central maxima. Intensity distribution भी सिमेट्रिकल था, वही बात एग्जैक्टली। डिफरेंस क्या है इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में? दो बातों का डिफरेंस है। इंटरफेरेंस इज अ टू सोर्स फेनोमेनन, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। डायफ्रैक्शन इज अ सुपरपोजिशन ऑफ मेनी वेव्स, इट इज अ मल्टी सोर्स फेनोमेनन। दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चे इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में? इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम, लेकिन डायफ्रैक्शन में क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है और बाकी मैक्सिमा की इंटेंसिटी रैपिडली डिक्रीज होती है। ये बात यहां पर देखें, ये I0/22 आप देख रहे हैं, फर्स्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी I0 क्या ले ली मैंने? इंटेंसिटी ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। और ये बच्चे की जो प्यारा सा क्वेश्चन मैंने यहां पे लिखा है, इसको ध्यान दें। जो पूछा गया नीट और एम्स में बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और फॉर्मूला बेस्ड है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर टाइप है डायफ्रैक्शन। ओके, सो बात की अपन ने डायफ्रैक्शन की और कैलकुलेशन ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अपन ने देखा, एंड लीनियर विड्थ की कैलकुलेशन देखी। एंड प्लीज कंडीशन याद रखें बच्चे, d sin थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। तो कंडीशन किसकी हो गई? ये हो गई मिनिमा की, d sin थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 लैम्डा बाई 2, ये मैक्सिमा की कंडीशन हो गई, राइट बच्चे। ओके, तो अब आप क्वेश्चंस हैंडल कर लेंगे एंड बात कर रहे हैं यहां पर जो एक छोटा सा टॉपिक है जिसको यहां पे कवर अप करेंगे, एंड इट इज रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर, राइट। तो जो रिजॉल्विंग पावर है, इससे कनेक्टेड क्वेश्चंस कभी कभी पूछ ले आते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट रिजॉल्विंग पावर। डेफिनेशन ये कहती है, द एबिलिटी ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स separately is called its resolving power. Is called its resolving power. बिल्कुल प्यार से बच्चे, दो पास पास ऑब्जेक्ट को अलग देखने की एबिलिटी, राइट बच्चे, दो पास पास बात कर रहे हैं रिजॉल्विंग पावर की। सो रिजॉल्विंग द एबिलिटी ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट सेपरेटली, जो पास पास ऑब्जेक्ट हैं उनको अलग देखने की जो एबिलिटी होती है वो रिजॉल्विंग पावर कहते हैं। सो दैट इज वन थिंग, रिजॉल्विंग पावर। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। Now this is the word limit of resolution. Limit of resolution. Limit of resolution is the separation. Separation can be linear or it could be angular. The separation
between close objects which can be seen clearly, that's called limit of resolution. So your resolving power is reciprocal of limit of resolution. So it could be 1 delta theta, it could be d. रिजॉल्विंग पावर, डेल्टा थीटा हो गया एंगुलर सेपरेशन और डी हो गया लीनियर सेपरेशन. और रिलेशनशिप बहुत सिंपल है बच्चे. अगर मैं यहां से देख रहा हूं से, एंड दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स, इनके बीच में डिस्टेंस d है, एंड दिस इज डेल्टा थीटा, एंड दिस इज से कैपिटल D. मान लिया दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स 1 एंड 2, इनको मैं क्लियरली देख पा रहा हूं, तो रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, मुझे दिख गया, बहुत आसान है. डेल्टा थीटा विल बी d by d. So this is the relationship between delta theta is angular separation between the object. So delta theta angular separation between objects, and this is linear separation or simple separation. Linear separation or angular separation, right? Delta theta is equal to small d upon capital D. Okay, limit of resolution. Limit of resolution. ये तो डेफिनेशन हो गई. अब अपने को ध्यान क्या रखना है बच्चे, अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है. एक तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड अदर इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप. दो चीजें अपने को ध्यान रखनी है. यही दो इंस्ट्रूमेंट है जिनको अपन ने पढ़ा है. एंड बिफोर दैट एक सिचुएशन लेते हैं. सो दिस इज थर्ड, आपको समझ आएगा. नाउ सपोज दीज आर द टू ऑब्जेक्ट्स, तो अपन इनको देख पा रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे अपनी आंखें रिजॉल्व. सो दिस इज अ सिचुएशन. सो रिजॉल्व, हम इनको अलग अलग देख पा रहे हैं. लेकिन यही अगर बिल्कुल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सपोज दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, तो आई होप आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे. तो अपनी आंखें जस्ट रिजॉल्व, हम बोलेंगे अपनी आंखें जस्ट रिजॉल्व, जस्ट रिजॉल्व कर पा रही हैं. ठीक है. और अगर ये बिल्कुल एक दूसरे में मर्ज होते हुए लगे, ये रहा बच्चे, अब आप इन्हें अलग अलग नहीं देख पा रहे होंगे, तो यहां पे आप दोनों को अलग अलग देख पा रहे हो, तो अपन बोलेंगे आंखें रिजॉल्व कर पा रही हैं. यहां पे दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, दे आर जस्ट टचिंग ईच अदर, तो बोलेंगे जस्ट रिजॉल्व. और इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे, नॉट रिजॉल्व, यानी अपनी आंखें अलग नहीं देख पा रही हैं. सो दिस इज द बेसिक मीनिंग. और अगर मैं बात करूं आंखों की रिजॉल्विंग पावर की, आंखों की रिजॉल्विंग पावर की बात करें, सो फॉर ह्यूमन आइज जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, दैट इज डेल्टा थीटा इज 1 मिनट ऑफ आर्क, और सिंपली वी पुट इट 1 मिनट. अगर एंगल 1 मिनट से कम हो गया तो अपनी आंखें अलग नहीं देख पाएंगी. सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन फॉर ह्यूमन आइज इज 1 मिनट. तो ये एंगुलर सेपरेशन हो गया. अगर दो ऑब्जेक्ट मेरी आंखों पे एंगल 1 मिनट से कम बनाएंगे तो मैं उन्हें अलग अलग नहीं देख पाऊंगा. ठीक है. आप देखते हैं जब पास होते हैं तो अलग अलग दिखाई देता है, जैसे जैसे आप दूर जाते हैं तो एंगल कम होता चला जाता है, और जैसे ही एंगल 1 मिनट से कम होगा हमारी आपकी आंखें अलग अलग नहीं देख पाएंगी. सो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, तो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन या तो डेल्टा थीटा के टर्म में होगी या फिर लीनियर सेपरेशन के टर्म में होगी.
सो दैट्स इंपॉर्टेंट, ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग ह्यूमन आईज। तो ये कंसेप्ट है। तो अपने पास जो क्राइटेरिया है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट हैं, इसमें जो कंडीशन है, जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा यहां पर आप देख रहे हैं, इनका अपना डायफ्रेक्शन पैटर्न होगा। इस ऑब्जेक्ट 1 का डायफ्रेक्शन पैटर्न होगा और इसका भी अपना डायफ्रेक्शन पैटर्न होगा। तो इट्स वेरी सिंपल। रिजॉल्व का मतलब ये जो आप देख रहे हैं, नॉट रिजॉल्व, तो ये जो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर बनेगा, अगर अपन देखें, सो दिस इज द सेंट्रल मैक्सिमा बाय 1, और जो दूसरा है उसका सेंट्रल मैक्सिमा ऐसे करके बनेगा, लाइक दिस। तो आप देख रहे हैं इसका जो मिनिमा है वो इसके सेंट्रल मैक्सिमा पे, और ये चीज सेपरेटेड होगी यहां पर। सो दिस इज द क्राइटेरिया। आप देख रहे हैं ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है और ये जो दूसरे का सेंट्रल मैक्सिमा है, सो आप देख रहे हैं इसका जो मिनिमा है वो इसके सेंट्रल मैक्सिमा पे आ गया, जस्ट रिजॉल्व। और अगर ये सेपरेटेड है तो ये सिचुएशन हो जाएगी, और पास आ जाएंगे तो ये नॉट रिजॉल्व की सिचुएशन हो जाएगी। सो दैट्स द बेसिक कंसेप्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो बात कर रहे हैं अपन टेलीस्कोप की, और टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है, तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप। बस आपको याद रखना है एक्सप्रेशन, दिस इज रिजॉल्विंग पावर, दिस इज 1 over a over 1.22 lambda। बच्चे ये lambda is the wavelength of the light used and a is this is aperture of objective lens, aperture यानी डायमीटर। सो दिस इज योर, अब ये कैसे आया बच्चे, इस डेरिवेशन में अपने को नहीं जाना है, ठीक है, अपने को बस ये एक्सप्रेशन याद रखना है, अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, डायमीटर ऑफ लेंस, अपर्चर का मतलब डायमीटर, साइज हो गया, ये रिजॉल्विंग पावर। सो व्हाट आई कैन सी, रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड फॉर अ बेटर रेजोल्यूशन। अपने को समझ में आ गया, बेटर रेजोल्यूशन के लिए अपर्चर जितना ज्यादा होगा मुझे रेजोल्यूशन बेटर मिलेगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, यानी अगर मैं शॉर्टर वेवलेंथ यूज करता हूं तो आई विल गेट बेटर रेजोल्यूशन। बात कर रहे हैं बच्चे माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर की, तो यहां पे अपने को resolving power of a microscope, so resolving power, तो यहां पे एक्सप्रेशन होगा 1.2। पहले तो अपन बात करें रेजोल्यूशन लिमिट की, तो इट इज 1 over रेजोल्यूशन लिमिट। रेजोल्यूशन लिमिट विल बी 1.22 lambda ओवर, आप देखेंगे इट बिकम्स 2 mu sin थीटा। ये ध्यान दें, अब ये थीटा क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है एंड दिस इज योर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये जो एंगल है सेमी कोन एंगल, दिस इज थीटा, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और जिस ऑब्जेक्ट को अपन देख रहे हैं वो ये रहा बच्चे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट जिसको अपन देख रहे हैं, और ये एंगल भी थीटा होगा। तो आप देख रहे हैं थीटा इज सेमी कोन एंगल, थीटा इज सेमी कोन एंगल, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और म्यू क्या है, म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्टिव लेंस। बच्चे जो भी पूछा गया है और पूछा जाएगा, इट विल बी ऑल सिंपली फॉर्मूला बेस्ड, राइट। सो रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, ये आप ध्यान दें, यहां पर भी आप देख रहे हैं रिजॉल्विंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा।
टेलीस्कोप हो या माइक्रोस्कोप हो, दोनों की रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। म्यू क्या है यहाँ पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये जो मीडियम है, मीडियम बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच में जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, उसको अपन बोल रहे हैं। एंड थीटा आप देख लें, सेमी कोन एंगल है, डायग्राम आपके सामने है। एंड दिस इज द एक्सप्रेशन। ह्यूमन आईज की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है 1 मिनट है, राइट बच्चे। रेसिप्रोकल ऑफ लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन और रिजॉल्विंग लिमिट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर। क्राइटेरिया बच्चे जो अभी अभी मैंने बताया कि कब चीजें अलग दिखेंगी और कब जस्ट रिजॉल्व दिखेंगी और कब अलग नहीं दिखेंगी। दो क्लोज ऑब्जेक्ट को अलग अलग देखना, टू सी टू क्लोज ऑब्जेक्ट सेपरेटली, दैट इज कॉल्ड रिजॉल्विंग पावर, राइट स्टूडेंट। तो ये जो रिजॉल्विंग पावर है, इट इज डिपेंडेंट ऑन द डायफ्रेक्शन पैटर्न। तो आपने देखा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कई बार वी कॉल इट रेले क्राइटेरिया, सो दैट्स हाउ वी स्पेल इट, रेले, रेले क्राइटेरिया, रेले क्राइटेरिया। अभी अभी मैंने बताया बच्चे, अगर सिचुएशन ऐसी है, दिस इज द मैक्सिमा ऑफ वन ऑब्जेक्ट एंड आप देख रहे हैं ये रहा डायफ्रेक्शन पैटर्न, और दूसरा अपन ने ले लिया डायफ्रेक्शन पैटर्न, तो आप देखेंगे यहां पर ये रहा। सो दिस इज, तो यहां पे क्या हो जाएंगे, रिजॉल्ट, दिस इज रिजॉल्ट। आपको ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखेंगे। दूसरा डायग्राम बच्चे ये है, आप देखें, ये अपन ने ले लिया, दिस इज द डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ वन ऑब्जेक्ट, और ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सेंट्रल मैक्सिमा है। सिमिलरली अपन ऐसे करके ले रहे हैं, एंड दिस इज जस्ट रिजॉल्ट सिचुएशन। उस डायग्राम को मैंने फिर से ड्रॉ किया है, जस्ट रिजॉल्ट, ये रहा। दिस इज कॉल्ड रेले क्राइटेरिया। कब हमें दो क्लोज ऑब्जेक्ट अलग अलग दिखेंगी और कब हमें दो क्लोज ऑब्जेक्ट अलग अलग नहीं दिखेंगी। तो यहां पर अलग अलग दिखेंगी, और अपने को पता है डायफ्रेक्शन पैटर्न कैसा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, एज वी मूव अवे इंटेंसिटी डिक्रीजेस रैपिडली। और फिर ये बच्चे यहाँ पे अपन ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये अपन ने, दिस इज वन एंड दिस इज अनदर। तो यहां पर अपन देखेंगे, दिस इज डायफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ वन। सिमिलरली आप देखेंगे जो दूसरे का डायफ्रेक्शन पैटर्न होगा, सो वी कैन मेक बिट क्लोजर, तो आप देखेंगे ये कुछ ऐसे करके हो जाएगा, लाइक दिस। ये डायफ्रेक्शन पैटर्न हो गया। तो यहां पर आपको क्या होगा, नॉट रिजॉल्व। ये कौन सी सिचुएशन हो गई, तीसरी सिचुएशन हो गई, नॉट रिजॉल्व। तो ये आपको ध्यान रखना है, रेले क्राइटेरिया। बहुत सिंपल है, आप देख रहे हैं बच्चे, रेले क्राइटेरिया में दिस इज जस्ट रिजॉल्व। किस सिचुएशन में इट इज जस्ट रिजॉल्व, ये रहा, ये जो मैक्सिमा है और इसका जो पहला मिनिमा है वो यहां लाई कर रहा है, सो दिस इज जस्ट रिजॉल्ट। और इसका जो मिनिमा होगा वो, इसको अपन एक्चुअली डायग्राम को थोड़ा सा इधर खींच लेना चाहिए, इसका जो मिनिमा होगा वो इधर लाई करेगा, लाइक दिस। तो ये दिस इज द करेक्ट फिगर, ये रहा बच्चे। तो ध्यान से देखें, इसका जो पहला मिनिमा है वो इसके सेंट्रल मैक्सिमा पर, और इसका जो पहला मिनिमा है और वो इसके सेंट्रल मैक्सिमा पर आ रहा है। सो दिस इज जस्ट रिजॉल्व। बाकी ये पास आ जाएंगे तो नॉट रिजॉल्व, दूर चले जाएंगे तो यस इट इज रिजॉल्व। सो दिस इज इन नटशेल डायफ्रेक्शन एंड रिजॉल्विंग पावर, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। सो
Diffraction is very very important, so it decides the limit of resolution or resolving power. आप देखते हैं जब चीज़ें पास पास होती हैं हम अलग अलग देख पाते हैं, जैसे ही आप चीज़ों से दूर जाते हैं तो वो अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं. अगर आपको एक्सपीरियंस हो, एंड इट्स वेरी कॉमन एक्सपीरियंस, जब आप एरोप्लेन से नीचे देखते हैं रोड पर तो सारी कार आपको एक लाइन में दिखाई देती हैं, टचिंग ईच अदर. लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट नीचे आती तो आप कारों को अलग अलग देख पाते हैं, आपकी आंखें रिजॉल्व कर पाती हैं. द एबिलिटी ऑफ एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू सी टू क्लोज ऑब्जेक्ट्स separately is called resolving power. It is reciprocal of resolving limit or limit of resolution. Limit of resolution का मतलब वो separation between the object या फिर angular separation जिससे आप objects को अलग अलग देख पाएं. That's called limit of resolution. Telescope, microscope दोनों की resolving power inversely proportional to wavelength of light. दोनों के expressions याद रखिए बच्चे. Resolving power of telescope is, अपन बात कर चुके हैं, so this is A over 1.22 lambda and similarly microscope में 1.22 lambda upon 2 mu sin theta. So ये expressions अपने को ध्यान रखने हैं. ह्यूमन आई की लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इज 1 मिनट. राइट बच्चे, सो दिस इज Rayleigh criteria and then we have one expression जिसको आप ध्यान दें, and it is called Fresnel distance. So that's the last point. So बात कर रहे हैं बच्चे अपन Fresnel distance की बात कर रहे हैं, उसको ध्यान से देख लें. and Fresnel distance okay. ये वर्ड है बच्चे Fresnel distance. So this is the distance from opening or obstacle up to which ray optics is valid. Up to which ray optics is valid या फिर bending is not significant. Is not significant. उसको Fresnel distance कहते हैं. So that's the definition part of it, and this Fresnel distance, so ZF is equal to, so it is, अपन बात करेंगे in terms of aperture, that is the size. अगर अपन size यहाँ पर लेते हैं तो A लेते हैं या D लेते हैं, whatever we take, so it is D square over lambda. Okay बच्चे, बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं कर सकते. So D is basically size of obstacle oblique opening. So size of obstacle oblique opening, so that is again Fresnel distance. So we call it, so this is just a word. Again Fresnel distance is this is again based on diffraction. So diffraction limits the validity of ray optics. So diffraction limits the validity of ray optics. अभी देखा अपन ने diffraction also limits the resolving power. Diffraction also limits the resolving power. तो ये बच्चे Fresnel distance. So this is how we complete your diffraction completely. एक छोटा सा टॉपिक था. तो Fresnel distance इसको ध्यान से देख लें. Nothing much बच्चे. So diffraction limits the
validity of ray optics, the distance up to which ray optics is valid, यानी बेंडिंग इज नॉट सिग्निफिकेंट, उसको अपन बोलते हैं फ्रेनेल डिस्टेंस. सो इट इज डी स्क्वायर बाई लैम्डा. डी क्या हो गया? साइज ऑफ ऑब्स्टेकल ऑब्लिक ओपनिंग. बहुत सिंपल है, बस याद रखें बच्चे. ठीक है, ओके. सो बात हो गई बच्चे रिजॉल्विंग पावर की, बात हो गई फ्रेनेल डिस्टेंस की हो गई, एंड वो ध्यान रखने सारी बातें. फ्रॉनहोफर फ्रेनेल डायफ्रैक्शन, सिलेबस में वी हैव ओनली फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, सिंगल स्लिट फ्रॉनहोफर डायफ्रैक्शन, डी साइन थीटा. सो लेट्स सम अप. आपको ये ध्यान रखना है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. एन कैन बी 1 2 3. सो दिस इज कंडीशन फॉर minima, right बच्चे? and similarly condition for maxima, it is d sin theta is equal to 2n plus 1 lambda by 2. ध्यान दें बच्चे, n can be 1 2 3 and so on. So n is what? Order of maxima. कैसे आया, इस डेरिवेशन को अपने को नहीं देखना है. इंपॉर्टेंट पार्ट इज अपने को ये ध्यान रखना है. तो डायफ्रैक्शन एक छोटा सा टॉपिक है और ये फॉर्मूला एंड रिजॉल्विंग पावर के एक्सप्रेशंस आपके टिप्स पे होने चाहिए. सो दिस इज द बेसिक थ्योरी. जो पूछा गया है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है. अगर आपने मुझे ध्यान से सुना और ये बातें आपको याद रही तो बच्चे डायफ्रैक्शन का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा. आई रिपीट, डायफ्रैक्शन कहते ही दिमाग में क्या आएगा? बेंडिंग ऑफ वेव्स इनटू ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन व्हेन लाइट पासेस थ्रू एन ओपनिंग और ऑब्स्टेकल. लाइट का बेंड हो जाना, और ये बेंडिंग सिग्निफिकेंट कब होती है? व्हेन वेवलेंथ इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ ओपनिंग और ऑब्स्टेकल. डायफ्रैक्शन इज अ मल्टी सोर्स फेनोमेनन. इट इज बेसिकली सुपरपोजिशन ऑफ मैनी वेव्स. इंटरफेरेंस इज सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. इंटरफेरेंस में सभी मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम, डायफ्रैक्शन में इंटेंसिटी सेंट्रल मैक्सिमा की मैक्सिमम, एंड देन इट वेरीज रैपिडली, डिक्रीजेस रैपिडली. तो ये सारी पॉइंट्स मैंने शेयर किए बच्चे. सो दिस इज हाउ वी कंप्लीट डायफ्रैक्शन. पोलराइजेशन रह गया. सो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी कवरिंग अप पोलराइजेशन, अगेन अ वेरी वेरी स्मॉल टॉपिक. जो भी कुछ पूछा जाता है इट इज स्ट्रेट अवे फॉर्मूला बेस्ड. राइट स्टूडेंट्स, सो कीप वॉचिंग वीडियोज, कीप लर्निंग, स्टे सेफ. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.